औरैया की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल दिव्यापुर विधानसभा। यहां हर चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। ये सीट भले ही नई हो, लेकिन यहां की सियासत हमेशा सुर्खियों में रही। साल 2012 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई और इस विधानसभा सीट पर अब तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। 2012 में परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव होता है तो सपा यहां पर इस सीट पर खाता खोलती है, लेकिन 17 में स्थितियां बदल जाती हैं, बीजेपी बाजी को पलट देती है। 22 में तो और ही दिलचस्प मुकाबला होता है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि 2027 में क्या होगा। क्या समाजवादी पार्टी दिव्यापुर में अपनी बढ़त को बरकरार रख पाएगी या फिर बीजेपी यहां पर वापसी करेगी। समझेंगे दिव्यापुर विधानसभा के चुनावी समीकरण को और क्या कहते हैं स्थानीय पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी किसका और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अगर दिव्यापुर विधानसभा के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो ये सीट साल 2012 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, और इसी साल यहां पर पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदीप यादव ने जीत दर्ज की। उस समय प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। इसके बाद 2017 में बीजेपी ने जोरदार वापसी करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदीप यादव को हराया और लाखन सिंह राजपूत विधायक चुने गए। 2022 का चुनाव बेहद रोमांचक रहा। समाजवादी पार्टी के प्रदीप यादव ने बीजेपी के लाखन सिंह राजपूत को महज 473 वोटों के बेहद कम अंतर से हराया और ये सीट दोबारा से कब्जा ली। यानी कि 500 वोटों से भी कम का जीत हार का यहां पर नतीजा रहा। अब 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, अपने अपने दावे भी हैं। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि मौजूदा विधायक प्रदीप यादव की जनता के बीच जो सक्रियता है, स्थानीय मुद्दों पर उनकी जो आवाज है और सरकार विरोधी माहौल जो है, एक बार फिर से उन्हें जीत दिलवा सकता है। जबकि बीजेपी का दावा है कि विकास के काम हुए हैं, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के दम पर इस सीट पर बीजेपी दोबारा से जीत दर्ज करेगी। बीजेपी का कहना 2022 में कुछ राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों की वजह से उन्हें हार मिली थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दोनों ही दलों के दावे सुनिए। सरकार का बहुत विरोध है और हर जनता का, हर वर्ग का आदमी परेशान है इससे। ज्यादातर लोग इस सरकार को बदलने के लिए बैठे हैं। हर व्यक्ति महंगाई हो, चाहे किसान परेशान हो, चाहे बेरोजगारी बढ़ रही हो, चाहे किसी भी मामले में ले लो, लेकिन कोई आदमी इससे सुखी नहीं दुखी है। जनता तो ईमानदारी से आज बदलाव के लिए बैठी है। ईमानदारी से अगर वोट पड़ गया तो बहुत बुरी तरह भाजपा का सफाया होगा। 2022 का चुनाव जो लड़े उसमें इस प्रकार की परिस्थितियां और समीकरण पैदा हुए जिसमें बसपा कमजोर लड़ने के कारण बसपा का वोट पैसे और शराब में बिकने के कारण वो सपा में ट्रांसफर हो गया और उनको भ्रमित करने का काम किया गया कि भाजपा संविधान खत्म कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। इसलिए मतदाता भ्रमित होकर समाजवादी पार्टी के उसमें पक्ष में चला गया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी दिव्यापुर विधानसभा से हार गई। लेकिन वो भ्रम अब जनता का खत्म हो गया है और समाजवादी पार्टी को किसी कीमत को जिताने के लिए कतई जनता पक्ष में नहीं है। दरअसल पर जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा विकास किया है, उस आधार पर बहुत आगे जाएगी। अगर दिव्यापुर विधानसभा के सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव और राजपूत वोटर्स सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय और मुस्लिम मतदाता भी चुनावी नतीजों को काफी चेंज करने में अहम भूमिका रखते हैं। अगर देखें यहाँ तो यादव वोटर्स करीब 45 से 50 हजार हैं, जबकि राजपूत वोटर्स लगभग 55 हजार हैं, ब्राह्मण वोटर्स लगभग 20 हजार हैं, क्षत्रिय वोटर्स लगभग 15 हजार, मुस्लिम वोटर्स लगभग 8 हजार हैं। चलिए, ये तो रहे जातीय समीकरण, लेकिन स्थानीय राजनीति के जानकार क्या कहते हैं वो जानते हैं। उनका मानना है कि दिव्यापुर में सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं बल्कि उम्मीदवार की छवि कैसी है, स्थानीय विकास के मुद्दे कैसे हैं, ये भी बहुत मैटर करते हैं चुनाव में। तो उनके नजर से स्थानीय स्थितियां क्या बन रही हैं, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, समझते हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, 2012 में परिसीमन में ये औरैया और अजीतमल से कट करके नई विधानसभा का सृजन हुआ था दिव्यापुर, और उस समय यहाँ 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने चुनाव जीता था और उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार और प्रदीप यादव यहाँ से विधायक रहे। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लाखन सिंह राजपूत ने
प्रदीप यादव को शिकस्त दी थी और उसके बाद 5 साल तक 2022 तक लाखन सिंह राजपूत जी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सरकार के रहते हुए विधायक लाखन सिंह राजपूत ने उस समय यहाँ कई विकास योजनाएं प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारी, जिनमें मेडिकल कॉलेज, दिव्यापुर में रोडवेज बस स्टैंड और आपके अछंदा के द्वारी क्षेत्र में राजकीय कृषि विज्ञान केंद्र, करीब 1000 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा करके ये बड़ी उपलब्धियां उस 2017 से 2022 के कार्यकाल की थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा में फिर से प्रदीप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उतरे और उन्होंने करीब 400 मतों के मामूली अंतर से लाखन सिंह राजपूत को चुनाव हराया और वो इस समय मौजूदा समय में विधायक हैं। और अब आगे आने वाला जो चुनाव है, आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या लोध राजपूत वर्ग से है, यादव वर्ग। ये 2 वर्ग ऐसे हैं जो मतलब सर्वाधिक मतदाता संख्या रखते हैं और यही चुनाव में निर्णायक स्थिति है। क्या लगता है 2027 के चुनाव को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? अभी देखिए, जैसा कोई खास मुद्दा चुनाव की सरगर्मी में है नहीं और अपने तरीके से लोग अपना समर्थन जुटाने की कवायद कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग सुशासन की दुहाई दे रहे हैं, विपक्ष के लोग किसानों की बदहाली, नौजवानों के सामने बेरोजगार, ये सब मुद्दों को लेकर के हैं। लेकिन वैसा अभी कोई माहौल सेट नहीं हुआ जिसे अभी निर्णायक कहा जा सके। तो दिव्यापुर विधानसभा में 2027 के चुनाव में किसानों की बदहाली हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी का मसला हो, सड़क, शिक्षा और स्थानीय विकास जैसे कई मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रहने वाले हैं, ये तय है। यहाँ विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि बीजेपी अपने विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के दम पर जनता के बीच जाएगी। अब किसकी बात पर कितना एतबार होगा जनता को, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है और उम्मीदवारों के ऐलान के साथ स्थितियां कितनी बदलती हैं। आप क्या कहेंगे? कॉमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर रखिए। और रैया से सूर्या शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी, सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,